एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे सेल साइकिल सेल डिवीजन। ये चैप्टर में से बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस आता है और बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो ये याद रखना, अभी लास्ट टाइम का तो लाइक पैटर्न काइंड ऑफ बन गया है कि ये लेसन से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस डालना है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेसन है। और ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं, आपको इसकी प्रैक्टिस लगेगी, आपको ना रिविजन नहीं, वीडियोस बार बार देखनी पड़ेंगी। ये ऐसा लेसन है, इसमें आप एनसीईआरटी कितनी भी बार रीड करो, इट वोंट वर्क। और हाँ, दैट्स इट, लेट्स स्टार्ट। सेल में दो टाइप के डिविजन होते हैं, एक तो माइटोसिस, दूसरा मियोसिस। माइटोसिस को बोलते हैं क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन। हाँ सॉरी, माइटोसिस को बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। मियोसिस को बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। उसमें जेनेटिक मटेरियल हाफ हो जाता है मियोसिस में। एक डिप्लॉइड सेल है, मतलब 2n वाला सेल। ये डिप्लॉइड हैप्लॉइड आपको पूरा पता चलेगा। तो जो डिप्लॉइड सेल है वो हैप्लॉइड बन जाते हैं, तो 4 हैप्लॉइड सेल्स प्रोड्यूस होंगे मियोसिस में। और माइटोसिस में डिप्लॉइड सेल से डिप्लॉइड सेल्स बनते हैं 2। ओके, देखो, सेल डिविजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ऑल लिविंग बींग्स। ड्यूरिंग द डिविजन ऑफ सेल, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ ऑल्सो टेक्स प्लेस। अभी सेल को डिवाइड करना है तो डीएनए रेप्लिकेशन होगा, डीएनए को भी 2 करना पड़ेगा, सेल का ग्रोथ होगा ऑब्वियसली। ऑल दीज प्रोसेस, that is cell division, DNA replication, cell growth, hence have to take place in coordinated way to ensure correct division and formation of progeny cells containing intact genomes। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो, ये सारी प्रोसेस बहुत कोऑर्डिनेटेड वे में होना जरूरी है, बिकॉज कोई जेनेटिक प्रॉब्लम ना हो, राइट। जेनेटिक मटेरियल बरोबर डिवाइड हो और दोनों सेल्स में पहुंचे और दोनों सेल्स हेल्दी हो। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच अ सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम, synthesizes the other constituents of cell and eventually divides into 2 daughter cells is termed as cell cycle। इसको सेल साइकिल बोलते हैं। पूरी चीज, सेल की ग्रोथ होगी, फिर उसका जेनेटिक मटेरियल हाफ होगा, उसके बाद सेल खुद 2 इसमें टूट जाएगा, इसको बोलते हैं सेल साइकिल। Although cell growth in terms of cytoplasmic increase, सेल ग्रोथ मतलब साइटोप्लाज्म बढ़ रहा है, ओके, इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये कंटिन्यूअसली बढ़ता रहेगा क्योंकि वो तो ग्रोथ होनी ही है ना। DNA synthesis occurs only during one specific stage in cell cycle। साइटोप्लाज्म तो ग्रो कर रहा है, सेल ग्रो कर रहा है, लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन स्पेसिफिक पॉइंट पे ही होगा। द रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स, मतलब जो, देखो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, बेसिक बता दो, आपको पता ही होगा, अगर आप सेल साइकिल सेल डिवीजन पढ़ रहे हो तो क्रोमोसोम्स तो पता ही होगा। डीएनए है हमारा इतना लंबा, उसको अभी हमको डिवाइड करना है, तो ये डीएनए पूरा कॉम्पैक्ट हो जाता है और ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है। ओके, इसको बोलते हैं क्रोमोसोम। ये जो बीच में गोल गोल है, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर। हाँ, तो जो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है, मतलब रेप्लिकेटेड डीएनए, आर देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू डॉटर न्यूक्लियाई बाय कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो क्या होता है, ये एक मेरे पास सेल है, इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो डिवाइड करेगा, क्रोमोसोम्स मतलब हमारा डीएनए डिवाइड करेगा, 2 डीएनए बन गए, ये 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे, ये दोनों न्यूक्लियस सेल को भी आधा कर देंगे बाद में, और सेल भी 2 इसमें डिवाइड हो जाएगा। अभी हर एक चीज 2 2 है। ओके, दीज इवेंट्स आर देमसेल्व्स अंडर जेनेटिक कंट्रोल। ये सब जेनेटिक्स की इसमें होता है। नेक्स्ट, फेजेस ऑफ सेल साइकिल। देखो, a typical eukaryotic cell is illustrated by human cells in a culture। Okay, these cells divide once in approximately every 24 hours। तो 24 घंटों में ये एक बार डिवाइड करते हैं। However, this duration of cell cycle can vary from organism to organism and also from cell type to cell type। Yeast, for example, can progress through the cell cycle in only 90 minutes। देखो, ह्यूमन सेल को अराउंड 24 घंटे लग रहे हैं, मतलब पूरा एक दिन, और ईस्ट को सिर्फ 90 मिनट्स लग रहे हैं। द सेल इज डिवाइडेड इनटू 2 बेसिक फेजेस। 2 फेज है, इंटरफेस और एम फेज। इंटरफेस में क्या होता है कि सेल की ग्रोथ चल रही है, तो सेल कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा होगा, वो सेल डिवीजन के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहा है, लेकिन यहाँ पे सेल डिवीजन नहीं होगा। देन सेकेंड है एम फेज, माइटोसिस फेज। इस टाइम पे डिवीजन होगा। ये है, ये पूरा एम फेज है ब्लैक कलर वाला, ये है ब्लू वाला इंटरफेस। मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरफेस ही चलता है, एम फेज बहुत छोटा होता है, फिर वापस डिवीजन होगा और इंटरफेस शुरू हो जाएगा। देखो, इंटरफेस के भी 3 पार्ट्स होते हैं, एक तो G1, गैप 1, ये है एस फेज, और ये है गैप 2।
मेनली इन इसमें ग्रोथ होंगी, इंटरफेज में सारा ग्रोथ वाला चीज चल रहा है, सेल डिवीजन मेनली होगा हमारा एम फेज में। इस वाले फेज में इंटरफेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है, डीएनए डबल होता है। ये जो एस फेज है इसको बोलते हैं सिंथेसिस फेज। इसमें डीएनए डबल होगा, G1 पहले है, फिर S है, फिर G2 है, तो ये ऐसी साइकिल है, और फिर M, और फिर वापस दो सेल बन गए, उनका भी सेम इंटरफेस शुरू हो जाएगा उनका। द M phase represent the phase when actual cell division or mitosis occurs and interphase represent phase between two successive M phases। इंटरफेस क्या है? दो सक्सेसिव M फेज के बीच में वाला फेज उसको बोलते हैं इंटरफेस। उसमें ग्रोथ होती है, M में डिवीजन होगा, फिर से ग्रोथ, फिर से डिवीजन, ये साइकिल कंटिन्यूसली चलती रहेगी। It is significant to note that in 24-hour average duration of cell cycle of human cell division proper lasts only about an hour। देखो पूरी सेल साइकिल जो है इंटरफेस को काउंट करके, सब कुछ काउंट करके 24 आवर्स है, लेकिन जो मेन सेल डिवीजन हो रहा है ना वो बस 1 घंटा है। लाइक मेनली वो जो हमारा एम फेज है वो बस 1 घंटे तक चल रहा है, तो जो मेन सेल डिवीजन वाली प्रोसेस है वो बस 1 घंटे की है, बाकी पूरी वो सेल साइकिल है। ओके, द इंटरफेस लास्ट मोर देन 95% ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल। 95% तो इंटरफेस ही होता है, थोड़ा सा एम फेज होगा। द एम फेज स्टार्ट्स विथ न्यूक्लियर डिवीजन। सबसे पहले तो न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, करस्पॉन्डिंग टू सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मतलब क्या होता है? डॉटर क्रोमोसोम्स का सेपरेट होना, जेनेटिक मटेरियल का सेपरेट होना। साइटोकाइनेसिस मतलब सेल का डिवाइड होना दो इसमें, कैरियोकाइनेसिस मतलब जेनेटिक मटेरियल का डिवाइड होना। एंड यूजुअली एंड्स विथ डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो सबसे पहले हमारा जेनेटिक मटेरियल डिवाइड होगा, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा और दो सेल बन जाएंगे। द इंटरफेज, दो कॉल्ड द रेस्टिंग फेज, is the time during which cell is preparing for division by undergoing both cell growth and DNA replication in an orderly manner। तो देखो ये सब बहुत ऑर्डरली मैनर में चल रहा है, इंटरफेस चलेगा, इंटरफेस में पूरी प्रॉपर ग्रोथ होगी, डीएनए डबल हो जाएगा, आगे चल के एम फेज में वो सेपरेट होगा दो इसमें, और फिर दो सेल्स बनेंगे। G1 फेज गैप 1 फेज है, ये सिंथेसिस फेज है, मैंने बताया था एस फेज, और G2 फेज। ये क्वेश्चन आता है कि एस फेज में क्या होता है, तो डीएनए रिप्लिकेशन मेन चीज एस फेज में होती है। ओके, G1 फेज में क्या होता है? देखो G1 phase corresponds to interval between mitosis and initiation of DNA replication। तो डीएनए के डिवाइड होने के, डीएनए डिवाइड सिंथेसिस फेज में होगा, तो माइटोसिस, यहाँ पे देखो फर्स्ट लाइन का मीनिंग है माइटोसिस, और एस फेज मतलब डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम के बीच में वाले टाइम को बोलते हैं G1 फेज। ओके, वो फर्स्ट लाइन का मीनिंग है। ड्यूरिंग G1 phase, cell is metabolically active and continuously grows but does not replicate its DNA। तो डीएनए को हमको सिंथेसिस फेज में रिप्लिकेट करना है, इसलिए अभी हम सिर्फ सेल की ग्रोथ करा रहे हैं। एस और सिंथेसिस फेज मार्क्स द पीरियड ड्यूरिंग विच डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस। ड्यूरिंग दिस टाइम अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल्स। डीएनए डबल हो गया है। ओके, if the initial amount of DNA is denoted by 2C, it increases to 4C। आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। हमारा जो डीएनए का कंटेंट है, हमारे पास जितना जेनेटिक मटेरियल है उसको सी से मेजर करा जाता है। तो सपोज हमारे पास 2C जेनेटिक मटेरियल है, ये रेप्लिकेट हो गया, डबल हो गया इसका, क्योंकि हमको दो सेल्स बनानी है, डॉटर सेल्स डिवीजन करना है, तो ये रेप्लिकेट होकर डबल हो गया, तो अभी क्या हो जाएगा? 2C जेनेटिक मटेरियल बन गया 4C। हाउएवर देयर इज नो इंक्रीज इन क्रोमोसोम नंबर इफ द, देखो डीएनए रेप्लिकेट हुआ, इतना समझा आपको? डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, लेकिन क्रोमोसोम नंबर अभी भी उतना ही है, सारा के सारा डीएनए क्रोमोसोम्स में है, तो वो कॉम्पैक्ट जो क्रोमोसोम नंबर है वो अभी भी उतना ही सेम है। देयर इज नो इंक्रीज इन क्रोमोसोम नंबर इफ द सेल हैड डिप्लॉयड और 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एट G1, even after S phase the number of chromosomes remains the same। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम रहेंगे। मतलब सपोज है, देखो ये है हमारा डीएनए, ओके, ये कॉम्पैक्ट होके क्रोमोसोम बन गया, ओके, इसको ही बोलते हैं क्रोमोसोम बन गया। लेकिन अभी हमको डीएनए का रेप्लिकेशन कराना है, तो मैंने इस डीएनए को फिर से खोल दिया। ओके, खोल दिया, इस डीएनए ने रेप्लिकेशन किया। डीएनए रेप्लिकेशन आप मॉलिक्यूलर में पढ़ेंगे, रेप्लिकेशन मतलब सेम उसकी जैसे बना लिया। ओके, ये एक और डीएनए बन गया।
अभी ये 2 डीएनए है सेम टू सेम, तो हमारे पास डीएनए का कंटेंट 2C से क्या हो गया 4C, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर सेम रहेगा। कैसे? अभी 2 क्रोमोसोम क्यों नहीं है, इसका क्रोमोसोम बनेगा ऐसे, 2 डीएनए है तो ये सपोज ऐसे हो गए, 2 क्रोमोसोम्स नहीं है, होता क्या है ये दोनों एक साथ जुड़े होते हैं। समझ रहे हो बात? एस फेज में क्या हो रहा है, एस फेज में, अगर एस फेज में ऐसा होता है कि ये था हमारा स्टार्टिंग का डीएनए मतलब क्रोमोसोम, ये ऐसा बन जाता है, क्रोमोसोम्स डबल नहीं हुए, सिर्फ डीएनए कंटेंट डबल हुआ है। तो आई होप आपको ये समझा। अभी देखो नेक्स्ट, इन एनिमल सेल्स ड्यूरिंग एस फेज डीएनए रेप्लिकेशन बिगिंस इन न्यूक्लियस एंड सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स इन साइटोप्लाज्म। सेंट्रियोल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ये हमारा ऐसा वाला क्रोमोसोम है, इसको हमको 2 इसमें डिवाइड करना ही पड़ेगा ना। अभी सिर्फ डीएनए डबल हुआ, क्रोमोसोम्स 2 नहीं हुए, लेकिन आगे चल के तो 2 करने ही पड़ेंगे ना, बिकॉज हमको 2 अलग अलग सेल्स बनानी है। तो ये करने में काम आते हैं सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स क्या होते हैं, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में आपने पढ़ा होगा। ये सेंट्रियोल्स 2 कॉर्नर्स पे जाते हैं और इस क्रोमोसोम को एक तरफ से इसको खींचेंगे, एक तरफ से इसको खींचेंगे, और ये 2 इसमें टूट जाएगा। तो इसलिए सेंट्रियोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमको 2 सेंट्रियोल चाहिए, तो इससे यहाँ पे सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है। कब होता है? एस फेज में। तो आपको ये बात बहुत ज्यादा याद रखनी है, ये पूछा जाएगा, एनसीईआरटी में दिया है। सेंट्रियोल कब डुप्लीकेट होता है? ड्यूरिंग एस फेज डीएनए रेप्लिकेशन बिगिंस इन द न्यूक्लियस एंड सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स इन द साइटोप्लाज्म। एस फेज में न्यूक्लियस में क्या हो रहा है? डीएनए रेप्लिकेट, ये वाली चीज चल रही है। और साइटोप्लाज्म में क्या हो रहा है? हमारा सेंट्रियोल डुप्लीकेट हो रहा है। ड्यूरिंग G2 फेज प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ माइटोसिस व्हिle सेल ग्रोथ कंटिन्यूज। तो G2 फेज में क्या बनता है? प्रोटीन्स। ये बात याद रखो। तीनों फेजेस में क्या क्या बनता है वो आपको याद रखना है, ये लेसन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। सम सेल्स इन अडल्ट एनिमल डू नॉट अपीयर टू एग्जिबिट डिविजन, एग्जाम्पल हर्ट सेल्स। देखो हमारे भी हर्ट सेल्स डिवाइड नहीं करते हैं, एंड मेनी अदर सेल्स डिवाइड ओनली ओकेजनली, बहुत ओकेजनली, मतलब बहुत सारे सेल्स होते हैं जो डिवाइड करना बंद कर देते हैं। एज नीडेड टू रिप्लेस सेल्स दैट हैव बीन लॉस्ट बिकॉज ऑफ इंजरी और सेल डेथ। तो देखो सेल्स की डेथ की वजह से रेप्लिकेशन करना पड़ रहा है, लेकिन नॉर्मली वो रेप्लिकेट नहीं करते हैं, नॉर्मली वो जस्ट डिवाइड नहीं हो रहे। These cells do not divide further exit G1 phase to enter inactive stage called quiescent G0 phase। देखो G1 फेज हुआ, इस सेल ने डिसाइड किया कि मुझे डिवाइड नहीं करना है, तो ये G1 फेज करके मतलब पूरी ग्रोथ कर लेगा। G1 फेज में ग्रोथ होती है, G1 फेज करके ग्रोथ करके रुक जाएगा, क्योंकि इसको आगे डिवाइड नहीं करना है, तो एस फेज पे जाएगा ही नहीं, तो ये मतलब इसके डीएनए का रेप्लिकेशन एंड ऑल नहीं होगा। इसको बोलते हैं G0 फेज। तो ये पूरा G1 कंप्लीट करेगा, फुल क्या बोलते हैं, ग्रोथ करेगा अच्छी, और रुक जाएगा। तो G1 फेज होने के बाद G0 में जाएगा। ये बात याद रखनी है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि कौन से वाले स्टेज से G0 में एंटर कर सकते हैं? G1 स्टेज से। Cells in this stage remain metabolically active but no longer proliferate unless called on to do so depending on the requirement of the organism। अगर बहुत मुश्किल आ गई तो फिर ये सेल्स जाके डिवाइड करेंगे, बहुत जरूरत पड़ी तो ही ये डिवाइड करेंगे, नहीं तो ये रुक जाते हैं डिवाइड करना। मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, इनका मेटाबॉलिज्म चालू है, जिंदा है, सब कुछ चीजें अच्छे से चल रही है, बस ये डिवाइड नहीं करेंगे। इन एनिमल्स माइटोटिक सेल डिवीजन इज ओनली सीन इन डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स। अभी ये भी एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। एनिमल्स में जो माइटोटिक डिवीजन है, 2 टाइप के सेल डिवीजन है बताया ना मैंने, माइटोसिस और मियोसिस। तो माइटोसिस वाला डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स में ही देखने मिलता है। हमारी बॉडी में 2 टाइप के सेल्स होते हैं, सोमैटिक सेल्स और जर्म सेल्स। जो सोमैटिक सेल्स है वो हमारी पूरी बॉडी के जितने भी सेल्स है वो सोमैटिक सेल्स में आएंगे। और जर्म सेल्स कौन से होते हैं? सोमैटिक सेल्स कैसे डिवाइड करते हैं? ये एक सेल है, ये डिवाइड हुआ, सोमैटिक सेल्स माइटोसिस से डिवाइड करते हैं। एक सेल से जो दूसरे डॉटर सेल्स बनेंगे वो एग्जैक्टली ये वाले सेल के जैसे ही रहेंगे, उनके लाइक डीएनए कंटेंट में कुछ डिफरेंस नहीं रहेगा, डीएनए कंटेंट उतना ही रहेगा दोनों में। लेकिन जर्म सेल्स वो होते हैं जो गैमीट्स बनाएंगे, गैमीट्स हैप्लॉइड होते हैं। डिप्लॉइड और हैप्लॉइड क्या होता है? डिप्लॉइड मतलब आपके पास पूरा जेनेटिक मटेरियल है, ओके।
हैप्लॉइड मतलब एक ही सेट है जेनेटिक मटेरियल का। जैसे हमें हर एक क्रोमोसोम पेयर्स में होता है, तो एक ही पेयर है। क्रोमोसोम नंबर 1 का एक है, क्रोमोसोम नंबर 2 का एक है। जो डिप्लॉइड सेल्स है हमारी पूरी बॉडी के, उसमें दो सेट्स होते हैं। वो दोनों सेट्स में से एक क्रोमोसोम हमारी मम्मी से आया, एक क्रोमोसोम हमारे पापा से आया, राइट। लेकिन जो हम गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं, गैमीट्स कौन प्रोड्यूस करेगा? हमारे जर्म सेल्स, जो हमारे लाइक ओवम ओवम होता है, स्पर्म्स होते हैं, तो ये गैमीट्स है। ये किससे बने हैं? ये जर्म सेल से बने हैं। तो इन जर्म सेल्स में मियोसिस हुआ तब जाके गैमीट्स बने। गैमीट्स हैप्लॉइड होते हैं, उनमें एक ही सेट ऑफ डीएनए रहेगा, क्योंकि आगे जब बेबी फॉर्म होता है तो एक सेट मदर से आता है, एक सेट फादर से आता है। तो ये जो गैमीट्स है, एक गैमीट मदर का, एक गैमीट फादर का, इन गैमीट से फिर डिप्लॉइड जाइगोट बनता है हमारा, राइट। However, there are few exceptions to this where haploid cells divide by mitosis. बहुत कम जगह हैप्लॉइड सेल्स माइटोसिस से डिवाइड करते हैं। जैसे मेल हनी बीज का आपको पूरा लाइफ साइकिल पता चलेगा कि कैसे हनी बीज का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। बहुत इंटरेस्टिंग है वो वाला भी पार्ट। Against this, the plants can show mitotic divisions in both haploid and diploid cells. Animals में सिर्फ diploid cells ही mitosis करते हैं, मतलब जिनके पास दोनों पार्ट ऑफ जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन प्लांट्स में हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों सेल्स माइटोसिस कर सकते हैं। From your recollection of examples of alteration of generation in plants, identify plant species and stages at which mitosis is seen in haploid cells. ये वाला आपको प्लांट किंगडम में है कि अल्टरेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है, कैसे गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट चलता है उधर। हमने इंटरफेस पढ़ लिया। इंटरफेस में हमने देखा G1 S फेज, G2 फेज, अभी है M फेज, मतलब मेन माइटोसिस कैसे होता है हमारा, लाइक जेनेटिक मटेरियल कैसे डिवाइड होता है और पूरा सेल का डिविजन कैसे होगा। देखो, दिस इज द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ सेल साइकिल इन्वॉल्विंग अ मेजर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्चुअली ऑल कंपोनेंट्स ऑफ सेल। Since the number of chromosomes in the parent progeny cells is the same, it is also called as equational division. मैंने आपको पहले ही बताया, माइटोसिस को इक्वेशनल डिविजन भी बोलते हैं, बिकॉज जो डॉटर सेल्स बन रहे हैं उनके पास उतना ही जेनेटिक मटेरियल है जितना उनके पेरेंट्स के पास था। सेम इक्वली डिवाइड हो रहा है, इक्वल डिविजन हो रहे हैं सेम। अभी प्लॉइडी भी चेंज नहीं हो रही है। पेरेंट सेल अगर डिप्लॉइड था तो डिप्लॉइड ही बच्चे बनेंगे। लेकिन क्या बोलते हैं उसे, हाँ, मियोसिस। मियोसिस में क्या होता है, जो डिप्लॉइड पेरेंट है वो 4 डॉटर सेल्स बनाता है हैप्लॉइड, चारों हैप्लॉइड। तो चारों में आधा 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 ही जेनेटिक मटेरियल है। दो फॉर कन्वीनियंस माइटोसिस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन। 4 स्टेज में डिवाइड किया गया है माइटोसिस को। Karyokinesis. It is very essential to understand that cell division is a progressive process and very clear-cut lines cannot be drawn between various stages. तो हर एक स्टेज को एकदम क्लियरली डिवाइड नहीं कर सकते, ये बहुत फास्ट होने वाली चीजें है। जैसे अभी ये 4 स्टेजेस है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो ऐसे हम बाउंड्री नहीं ड्रॉ कर सकते कि प्रोफेज, हाँ अभी प्रोफेज हो गया, अभी मेटाफेज चालू है। ऐसा नहीं होता है। प्रोफेज, मेटाफेज, फटाफट फटाफट ये पूरी सेल साइकिल चल रही होती है। प्रोफेज में क्या होता है, फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, मतलब वही जेनेटिक मटेरियल डिवाइड होने का ये फर्स्ट स्टेज है। फॉलोज S and G2 फेज ऑफ इंटरफेज। जैसे G1 हुआ, S हुआ, G2 हुआ, फिर प्रोफेज स्टार्ट हो जाएगा। S and G2 phases, the new DNA molecule formed are not distinct but intertwined. देखो, मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपने ये ध्यान से सुन लिया आपको समझ आ जाएगा कि S फेज में डीएनए डबल हो गया लेकिन क्रोमोसोम दो नहीं हुए, मैंने बताया था। तो यहाँ पे क्या बोला है, इन S and G2 phases the new DNA molecules formed are not distinct, अलग अलग नहीं है। ये मेरा ओरिजिनल डीएनए था, डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, मेरे पास एक और सेम डीएनए बन गया, राइट। अभी ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये दोनों साथ में ही इंटरट्वाइन होते हैं ऐसे, और एक ही सेंट्रोमियर पे लगे होते हैं। तो इन्होंने वही बोला है कि ये जो डीएनए डबल हो गया लेकिन जेनेटिक मटेरियल डिवाइड नहीं हुआ, तो ये ही फर्क है। ये आपको, अगर ये बात आपको यहाँ पे समझ गई ना तो आपको ये पूरा लेसन इजी जाने वाला है, बिकॉज बच्चों को यही कंफ्यूज होता है कि डीएनए इस फेज में डबल हो रहा है लेकिन जेनेटिक मटेरियल माइटोसिस में डिवाइड हो रहा है, तो ये चीजें बहुत कंफ्यूज करती है। तो वही डीएनए रेप्लिकेट हुआ, 2 डीएनए बन गए, लेकिन दोनों डीएनए अलग अलग नहीं थे, वो एक ही क्रोमोसोम बना के रह रहे थे एक ही सेंट्रोमियर पे। ओके, प्रोफेज इज मार्क्ड बाय इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। तो ये जो हमारा ये दोनों बने हैं ना, ये एक और ये दूसरा, ये दोनों अभी ऐसे खुले पड़े हैं, इनका कंडेंसेशन होगा।
The chromosomal material becomes untangled during the process of chromatin condensation. ये जो फैला हुआ नेटवर्क होता है ना डीएनए का, डीएनए एकदम ऐसा फैला हुआ है तो उसको बोलते हैं क्रोमैटिन. क्रोमैटिन कंडेंस होके क्रोमोसोम बनाता है. The centromere, which had undergone duplication during S phase of interphase, now begins to move towards opposite pole of the cell. हमने देखा था कि एस फेज में डीएनए तो डबल हो रहा है. डीएनए कहाँ डबल हो रहा है? न्यूक्लियस में. साइटोप्लाज्म में क्या चल रहा है? सेंट्रियोल्स डबल हो रहे हैं. तो ये जो सेंट्रियोल्स है ये दोनों, ये अभी हमारे ये सेल है तो सेल के दोनों पार्ट्स पे जाके सेंट्रियोल्स बैठ जाएंगे ऐसे. ऐसे ही कुछ दिखते हैं सेंट्रियोल्स. ये एक तरफ और ये दूसरी तरफ. क्या बना है पता नहीं. ओके तो ये ऐसे दोनों तरफ सेंट्रियोल्स दो कॉर्नर्स में चले जाते हैं. Then the completion of prophase can thus be marked by following events. Prophase complete कैसे होता है? Chromosomal material condenses to form compact mitotic chromosomes. क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस हो गया. हमने देखा कि ऐसे पड़ा हुआ जो खुला डीएनए था वो क्रोमोसोम बन गया. और डीएनए रेप्लिकेशन पहले ही होने वाला है तो हमारा क्रोमोसोम 2 वाला, ये वाला क्रोमोसोम ऐसे वाला बनेगा. ओके डीएनए रेप्लिकेशन के पहले ये ऐसा था, डीएनए रेप्लिकेशन हुआ ये ऐसा बन गया. Chromosomes are seen to be composed of two chromatids attached together at centromere. दो chromatids है साथ में जुड़ी हुई है. Centrosome which had undergone duplication during interphase, जो centrosome जो duplicate हुए हैं interphase में, begins to move towards opposite poles of cell. हमने देखा था centrosomes opposite pole चले गए. Each centrosome radiates out microtubules called esters. अभी देखो मैंने आपको ये एस्टर्स माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं ये मैंने सेल्स द यूनिट ऑफ लाइफ में आपको थोड़ा बहुत बताया था. सेंट्रियोल्स का फंक्शन क्या है? ये है हमारा एक सेंट्रियोल, ये है दूसरा. बहुत मैं गंदा निकाल रही हूँ बट ऐसे इमेजिन कर लो. तो ये क्या करते हैं? ये ऐसे यहाँ से अपने माइक्रोट्यूब्यूल्स लॉन्च करते हैं. ये ऐसे ट्यूब्यूल्स होते हैं. ओके ये क्या करेंगे आगे चल के? जो हमारी क्रोमोसोम्स है वो ऐसे है, ऐसे 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 लगे होते हैं क्रोमोसोम एक लाइन पे. मेटाफेज की प्लेट बोलते हैं इस लाइन को. तो इस प्लेट पे ऐसे क्रोमोसोम्स अरेंज होते हैं. ऐसे क्रोमोसोम्स यहाँ पे अरेंज हो जाते हैं. ये जो फाइबर्स रेडिएट होने वाले हैं ना ये यहाँ से जुड़ेंगे. ओके और क्रोमोसोम्स को दोनों तरफ खींच लेंगे. ये इसको इधर लेके जाएगा, आधे को ये इधर लेके जाएगा और ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. आपको समझ जाएगा ये आगे. मेरे इतने गंदे डायग्राम से तो बेटर है. The two esters together with spindle fibers form mitotic apparatus. ये जो भी था वो mitotic apparatus था. Cells at the end of prophase when viewed under microscope do not show Golgi complexes, endoplasmic reticulum, nucleolus and nuclear envelope. ये सारी चीजें नहीं दिखती है बाद में हमको माइक्रोस्कोप में. सारी ये प्रोसेस चल रही है. देखो ये है अर्ली प्रोफेज. स्टार्टिंग में प्रोफेज के ये सब है. लेट प्रोफेज में हुआ क्या? हमारा जो भी क्रोमैटिन था जेनेटिक मटेरियल वो कॉम्पैक्ट हो गया. तो यहाँ पे ऐसे पड़ा है, यहाँ पे कॉम्पैक्ट हो गया. ओके हमारे जो सेंट्रियोल्स है ट्रांजिशन टू मेटाफेज. प्रोफेज के बाद मेटाफेज है. सेंट्रियोल्स हमारे प्रोफेज में ही दोनों कॉर्नर्स पे जाके बैठे हैं. मेटाफेज में ये जो हमारे क्रोमोसोम्स जो इधर उधर पड़े हैं ये ऐसे मेटाफेज में ये क्रोमोसोम्स एक लाइन में आ जाएंगे. देखो ये है हमारा मेटाफेज. प्रोफेज के बाद वाला सारे क्रोमोसोम्स लाइन में आ गए. हमारे सेंट्रियोल्स दो एंड्स पे है. उन्होंने माइक्रोट्यूब्यूल्स रिलीज कर दिए. क्रोमोसोम्स को माइक्रोट्यूब्यूल्स ने पकड़ लिया है. ओके दोनों साइड से. यहाँ पे काइनेटोकोर प्लेट होती है. देखो क्रोमोसोम में जो बीच में सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर के बाजू में ये यहाँ पे ऐसे काइनेटोकोर की प्लेट्स होती है जिसको दोनों तरफ से माइक्रोट्यूब्यूल्स पकड़ लेते हैं. फिर बाद में मेटाफेज के बाद आता है एनाफेज और फिर टीलोफेज. वो देखते हैं. अभी पहले मेटाफेज रीड करना पड़ेगा. The complete disintegration of nuclear envelope marks the start of second phase of mitosis. Hence, chromosomes are spread through the cytoplasm of cell. तो nuclear envelope गई. By this stage, condensation of chromosomes is completed. They can be observed clearly under microscope. देखो एक क्वेश्चन ये भी था कि कौन सी बेस्ट स्टेज है स्टडी करने के लिए सेल डिविजन या फिर क्रोमोसोम्स एंड ऑल. मेटाफेज में क्रोमोसोम बहुत ज्यादा विजिबल होते हैं, वो कॉम्पैक्ट हो चुके हैं और नॉर्मली उनको देखना लाइक थोड़ा सा टफ होता है. लेकिन मेटाफेज में
बहुत ज्यादा प्रोमिनेंटली हमको दिखते हैं। This then is stage at which morphology of chromosome is most easily studied. यहाँ पे बोला भी है, at this stage metaphase chromosome is made up of two sister chromatids which are held together by centromeres. दो sister chromatids हैं, वो एक साथ जुड़े हैं सेंट्रोमियर से। स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स एट द सरफेस ऑफ सेंट्रोमियर्स आर कॉल्ड काइनेटोकोर्ड्स। मैंने बताया काइनेटोकोर्ड्स की प्लेट्स होती है जो क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर के बाजू में लगी होती है। These structures serve as sites of attachment for spindle fibers. Spindle fibers आके इसको जुड़ेंगे to the chromosome that are moved into position at the center of cell. वो सेल के सेंटर में जुड़ गए। अभी सारे क्रोमोसोम सेंटर में लगे हुए हैं, स्पिंडल फाइबर्स गए और क्रोमोसोम से जुड़ गए। Hence, the metaphase is characterized by all chromosomes coming to lie at equator with one chromatid of each chromosome connected by its kinetochore to spindle fibers from one pole. कितना बड़ा सेंटेंस है, कब तक चलेगा? फ्रॉम वन पोल सिस्टर क्रोमैटिड कनेक्टेड बाय इट्स काइनेटोकोर टू स्पिंडल फाइबर फ्रॉम पोजीशन पोल। ओह माय गॉड, बहुत बकवास की है, सुनो मेरी बात। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? हेंस द मेटाफेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल क्रोमोसोम्स। मेटाफेज किस चीज से, आपको कैसे पता चलेगा कि मेटाफेज चल रहा है? मेटाफेज में क्या होगा, मैंने बताया आपको, बीच में ऐसी लाइन बन जाएगी, उस लाइन पे सारे क्रोमोसोम्स जाके ऐसे एक लाइन में आ जाते हैं, इसी को मेटाफेज बोलते हैं। आपको ऐसे फोटो दे देंगे कि ये कौन सा फेज है, तो आपको फिगर आउट करना आना चाहिए कि ये मेटाफेज है। ओके, तो यहाँ पे उतना ही इंपॉर्टेंट है। देन द प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम एट मेटाफेज इज रेफर्ड टू एज मेटाफेज प्लेट। जो वो लाइन में लगे हुए हैं क्रोमोसोम, उसको मेटाफेज प्लेट बोला जाता है। द की फीचर्स ऑफ मेटाफेज आर, ये की फीचर्स याद रखना है, स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू काइनेटोकोर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। ये देखो, ये स्पिंडल फाइबर्स है, ये किससे अटैच हो गए? काइनेटोकोर्स से। ये ब्लैक कलर के काइनेटोकोर्स है, साइड प्लेट्स। और क्रोमोसोम्स आर मूव टू स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइंड अलोंग मेटाफेज प्लेट थ्रू स्पिंडल फाइबर्स टू द बोथ पोल्स। क्रोमोसोम से स्पिंडल फाइबर जुड़ गए और सारे क्रोमोसोम्स लाइन में आ गए, इतना ही है मेटाफेज में। नेक्स्ट है हमारा एनाफेज। देखो, at the onset of anaphase, each chromosome arranged at the metaphase plate is split simultaneously, and the two daughter chromatids, now referred to as daughter chromosomes of future daughter nuclei, begin their migration towards the opposite poles. तो इतनी बड़ी लाइन में इतना ही बोला है कि क्रोमोसोम्स लाइन में आ गए थे, स्पिंडल फाइबर्स जुड़ गए थे मेटाफेज में। एनाफेज में ये जो दो क्रोमैटिड्स है, जो दो सिस्टर क्रोमैटिड्स ऐसी जुड़ी हुई है, ये अलग अलग होने वाली है क्योंकि इनको खींचा जाता है। ओके, तो एनाफेज में सेंट्रोमियर जो है वो डिवाइड हो जाएगा, और अभी यहाँ पे हमको दिख रहा है ये एक हाफ है और ये दूसरा हाफ है। एक हाफ एक साइड चला जाएगा, दूसरा हाफ दूसरे साइड चला जाएगा। जो हमारा डीएनए सिंथेसिस फेज में डबल हुआ था लेकिन एक साथ जुड़ा हुआ था, ये डबल हुआ डीएनए, एक साथ जुड़ा हुआ डीएनए अलग अलग होता है। दो अलग अलग न्यूक्लियस बनेंगे, सारा जेनेटिक मटेरियल अलग अलग हो गया। एक सेंट्रियोल इधर है, एक सेंट्रियोल इधर है, दोनों सेंट्रियोल्स के पास जाके क्रोमोसोम्स जाएंगे आधे आधे होके, और फिर दो न्यूक्लियस बनेंगे, उसके बाद सेल आधे में डिवाइड होगा। अब मैं रिपीट नहीं करूंगी, मैं बहुत बार सारी चीजें रिपीट कर चुकी हूँ। As each chromosome move away from equatorial plate, the centromere of each chromosome remains directed towards the pole and hence leading edge, with the arms of chromosome trailing behind. Arms trailing behind मतलब उन्होंने ये बोला है कि ये है सेल, यहाँ पे है एक सेंट्रियोल, ये है दूसरा सेंट्रियोल, मैं ऐसे ही ड्रॉ कर रही हूँ। यहाँ पे है हमारे क्रोमोसोम्स 1 2 3 4, मतलब ये सिस्टर क्रोमैटिड्स। ओके, ये दो क्रोमोसोम्स हो गए। स्पिंडल फाइबर्स रिलीज हुए, यहाँ से जुड़े हुए हैं काइनेटोकोर से। ये टूटते कैसे हैं? अभी इमेजिन करो टूट गया, सेंट्रोमियर डिवाइड हो गया, तो ये ऐसा हो जाएगा, तो दो इसमें बढ़ गया और ये आधा हाफ उधर जाएगा, खींचे जाएगा, और आधा हाफ इधर। ओके, बहुत ही गंदा मैंने ड्रॉ किया, बट आई होप आपको उतने में भी समझ गया। एनाफेज स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग की इवेंट्स। एनाफेज में की इवेंट्स क्या है? सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमैटिड सेपरेट। जो दो क्रोमैटिड्स ऐसे जुड़े थे वो सेपरेट हो जाएंगे, सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाएगा, क्रोमैटिड्स मूव टू ऑपोजिट पोल्स, ऑपोजिट पोल के सेंट्रियोल्स पे क्रोमैटिड्स मूव कर जाएंगे। लास्ट है हमारा टीलोफेज। Okay, at the beginning of final stage of karyokinesis, telophase, the chromosomes have reached their
रिस्पेक्टिव पोल्स डीकंडेंस एंड लूज देयर इंडिविजुअलिटी। तो क्रोमोसोम्स जो अभी अलग अलग चले गए वो डीकंडेंस हो जाएंगे। पहले कॉम्पैक्ट थे, ये क्रोमोसोम से मस्त डीएनए पूरा खुल जाएगा अभी। The individual chromosome can no longer be seen and each set of chromatin material tends to collect that two poles. This is the stage which shows following key events. Key events देखो, chromosomes cluster at opposite spindle poles and their identity is lost as discrete elements. उनकी आइडेंटिटी लूज हो जाती है, वो मस्त पूरा जेनेटिक मटेरियल खुल चुका है अभी। ओके, पहले वो ऐसे कॉम्पैक्ट फॉर्म में थे क्रोमोसोम्स के, बाद में वो वहां पे जाके एकदम ओपन हो जाते हैं। न्यूक्लियर एनवलप डेवलप्स अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर्स एट ईच पोल फॉर्मिंग टू डॉटर न्यूक्लिया। एक सेल है, उसमें दोनों तरफ जेनेटिक मटेरियल चला गया, अभी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बनेगी, मतलब न्यूक्लियस बन पाए, फिर दो न्यूक्लियस हो गए, फिर सेल डिवाइड कर जाएगा, राइट। दो न्यूक्लियस सेल डिवाइड कर जाएगा तो इंडिविजुअल सेल्स बन जाएंगे। न्यूक्लियोलस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड ईआर रिफॉर्म, ये चीजें फिर से बन जाती है। फिर होता है साइटोकाइनेसिस, मतलब सेल का डिवीजन। माइटोसिस accomplishes not only the segregation of duplicated chromosomes into daughter nuclei, बट मैं सोच रही हूँ कि मैं ये रीड करूँ या नहीं, बिकॉज कुछ भी नहीं है यहाँ पे, इतना ही बोला है। देखो, ये आप खुद रीड कर लेना, मैं आपको दो बात बता देती हूँ। एनिमल सेल्स में फरो डेवलप होता है, मतलब अभी ये है हमारा सेल, यहाँ पे एक न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस बन गए थे, दो न्यूक्लियस बन गए, अभी इसको डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करना है, तो फरो ऐसी ऐसी काइंड ऑफ चीज बनती है बीच में। ओके, इसको फरो बोलते हैं। ये फरो बनेगा और दो सेल्स डिवाइड हो जाएगी। प्लांट सेल्स में ये सेल प्लेट की हेल्प से दो सेल्स डिवाइड कर जाते हैं, इतना ही है, कुछ भी नहीं है और साइटोकाइनेसिस में। नेक्स्ट देखो, ये एनाफेज देखा हमने, ऐसे ऐसे ये मूव कर जाएंगे दोनों साइड। ये है टीलोफेज, देखो ये फरो बन गया है यहाँ पे, और ये दो सेल्स बन गए। देन है सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस और इक्वेशनल डिवीजन इज यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड टू डिप्लॉयड सेल्स ओनली, मोस्टली ऑन, मतलब 99% ही डिप्लॉयड सेल्स में ही होता है। हाउएवर इन सम लोअर प्लांट्स, इन सोशल, सम सोशल इंसेक्ट, हाँ, हैप्लॉइड सेल्स आल्सो डिवाइड बाय माइटोसिस, तो कोई कोई इसमें हैप्लॉइड सेल्स माइटोसिस से भी डिवाइड करते हैं। ओके, then it is very essential to understand the significance of this division in life of an organism. बहुत जरूरी है समझना कि इस डिवीजन का सिग्निफिकेंस क्या है। Are you aware of some examples where you have studied about haploid and diploid insects? Yes. Mitosis usually results in production of diploid cells. रुको, फिर से मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं लाइक जोन आउट हो गई थी। माइटोसिस यूजुअली रिजल्ट्स इन प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉयड डॉटर सेल्स विद आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट। देखो, जो डिप्लॉयड सेल मम्मा है या फिर वो जो मदर सेल होता है एक सेल, उससे जो डिवाइड होके दो सेल्स बन रहे हैं वो भी डिप्लॉयड है, उनमें भी उतना ही जेनेटिक मटेरियल है, राइट, जितना पेरेंट में था। ये इसमें होता है, इसलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। द ग्रोथ ऑफ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स इज ड्यू टू माइटोसिस। अभी देखो, मेन चीज, मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बनता कैसे? माइटोसिस की वजह से। ग्रोथ ऑफ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, अभी एक सेल है, सबसे पहले हम जाइगोट थे, जाइगोट डिवाइड किया, डिवाइड कर करके इतने सारे सेल्स बने, इतने सारे सेल्स बने, सारे डिप्लॉयड है, मेरी पूरी बॉडी के सारे सेल्स डिप्लॉयड, तो इतने सारे सेल्स बने तब जाके तो एक ऑर्गेनिज्म बन पाया है, राइट। अगर एक सेल का ऑर्गेनिज्म कैसे बनता, हम मल्टीसेल्युलर है, राइट, तो इतने सारे सेल्स ये सब माइटोसिस से बनते हैं। एक सेल, फिर वो डिवाइड किया, इतने सेल्स बनके इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनता है। ओके, सेल ग्रोथ रिजल्ट्स इन डिस्टर्बिंग द रेशियो बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। सेल ग्रोथ कैसे होती है? न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो डिस्टर्ब होता है। सेल ग्रोथ कैसे होती है? न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर सेल कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है, साइटोप्लाज्म ग्रो कर रहा है, सारी चीजें ग्रो कर रही है, तो उनका रेशियो तो डिस्टर्ब हो जाएगा ना। इसलिए it therefore becomes essential for cell to divide to restore nucleocytoplasmic ratio. सेल के लिए कंपलसरी हो जाता है कि अभी मुझे डिवाइड करना ही पड़ेगा मजबूरन, बिकॉज इतना सारा साइटोप्लाज्म या फिर इतनी सारी प्रोसेसेस में अकेली हैंडल नहीं कर पाऊंगी, तो सेल बोलता है कि आई विल डिवाइड माई सेल्फ। तो सेल तब जाके डिवाइड करता है क्योंकि उसको न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो स्टोर करना है, राइट। आई होप ये समझ रहा है। A very significant contribution of mitosis is cell repair.
माइटोसिस ने सेल रिपेयरिंग में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है। जब भी हमें सेल रिपेयर करने की जरूरत होती है, हम माइटोसिस का सहारा लेते हैं नए नए सेल्स बनाने के लिए। द सेल्स ऑफ द अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस, सेल्स ऑफ लाइनिंग ऑफ गट। देखो, हमारी अपर लेयर एपिडर्मिस, हमारी गट की लाइनिंग मतलब ईसोफेगस वो सारा जहां से हमारा डाइजेस्टिव प्रोसेस होता है, वो गट की लाइनिंग अंदर वाली। एंड ब्लड सेल्स आर बीइंग कॉन्स्टेंटली रिप्लेस्ड, सेल्स रिप्लेस होते रहते हैं। माइटोटिक डिविजन इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एपिकल एंड लेटरल केमिया रिजल्ट्स इन कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स थ्रू आउट देयर लाइफ। ये एनाटॉमी में समझेगा। देन नेक्स्ट है मियोसिस। देखो, मियोसिस क्या होता है? अभी मैं जो भी बोल रही हूँ वो एक स्टोरी जैसे सुनो, ओके? एक मदर का सेल, मदर का एग, फादर का स्पर्म, ये दोनों मिलके बनाते हैं डिप्लॉइड जाइगोट, राइट? डिप्लॉइड मतलब 2n, मतलब जितना मदर फादर के बॉडी, पूरे बॉडी के सेल्स में जेनेटिक मटेरियल है वो डिप्लॉयड है। हम सब डिप्लॉयड है। आपको हैप्लॉइड और डिप्लॉयड पता होना चाहिए। तो हम सब डिप्लॉयड है। अभी ये जाइगोट है हमारा, ये भी डिप्लॉयड है। एक मदर के सेल से और एक फादर के स्पर्म से अगर ये डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म बन रहा है तो ये हैप्लॉइड होंगे। ये एन है, ये भी एन है, तब जाके जाइगोट 2n बना है, राइट? ये जो है ये गैमीट्स है, राइट? गैमेट्स किससे बनते हैं? जर्म सेल से। हमारी बॉडी में दो टाइप के सेल्स होते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, मैंने लेक्चर में ये बात पहले बताई है, लेकिन फिर से आपको समझ आनी चाहिए। हमारी बॉडी में दो टाइप के सेल्स होते हैं। एक हमारी पूरी बॉडी के सोमैटिक सेल्स, दूसरे होते हैं जर्म सेल्स। जर्म सेल्स गैमीट्स बनाते हैं। तो जर्म सेल्स में माइटोसिस नहीं होता, मियोसिस होता है। ये वाली प्रोसेस होती है, तब जाके एन गैमीट्स बनते हैं। हमारे सारे सेल 2n है। 2n से अगर 2n बना तो क्या होगा? माइटोसिस, ओके? लेकिन 2n से अगर हमें गैमीट्स बनाने हैं, ये n वाले गैमीट्स, तो होता है मियोसिस। मियोसिस में 4 गैमीट्स बनते हैं। आई होप अभी यहाँ तक आपको समझा है। और ये वाला लेसन देखो, एक बार में समझने वाला नहीं है। मुझे पता है कि आपको सारी चीजें एकदम से क्लियर नहीं होती है, आपको लेक्चर्स बार बार देखने पड़ेंगे। ये वैसा वाला लेसन है, इसमें एनसीईआरटी बार बार रीड करके कोई मीनिंग नहीं है। लेक्चर्स देखो बार बार, वन शॉट वीडियोस देखो बार बार। आपको कॉन्सेप्ट समझना चाहिए। ये लेसन समझने का है, इट्स ऑल अबाउट। और ऐसे रट्टा मारने वाले क्वेश्चंस नहीं आते इसमें से बहुत ट्रिकी और स्मार्ट क्वेश्चंस आते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंक्लूड्स फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स, मैंने बताया, ईच विथ कंप्लीट हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। आधा सेट होता है, राइट? अभी हमारी बॉडी में जैसे 46 क्रोमोसोम्स है। 46 क्रोमोसोम्स में से 23 हमारे 23 पेयर्स है। ऑब्वियसली 46 क्रोमोसोम्स है, 23 पेयर्स होते हैं, और एक पेयर में 2 क्रोमोसोम है, ओके? जो 2 क्रोमोसोम है उसमें से एक मम्मा से आया, एक पापा से आया, तो मम्मी का हैप्लॉइड सेट, पापा का हैप्लॉइड सेट मिलके एक डिप्लॉइड सेट बनता है, राइट? जाइगोट। और उस जाइगोट से पूरा बेबी बनता है। गैमीट्स आर फॉर्म फ्रॉम स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल्स। इन स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल्स को जर्म सेल्स बोलते हैं। This specialized kind of cell division that reduces chromosome number by half results in production of haploid daughter cells. This kind of division is called meiosis. Meiosis ensures production of haploid phase in the life cycle of sexually reproducing organisms, whereas fertilization restores the diploid phase. Fertilization diploid phase restore कर देगा, because देखो ये haploid है, ये haploid है, दोनों मिलके तो diploid ही बन रहे हैं ना, तो बच्चा भी diploid ही बनेगा, right? We come across meiosis during gametogenesis in plants and animals. This leads to formation of haploid gametes. The key features of meiosis are as follows. देखो key features क्या होता है? Meiosis involves 2 sequential cycles of nuclear and cell division called meiosis 1 and meiosis 2, but only a single cycle of DNA replication. Meiosis 1, meiosis 2 होते हैं, लेकिन DNA replication एक ही बार होगा। Meiosis 1 is initiated after parental chromosomes have replicated to produce identical sister chromatids at S phase. ये पॉइंट का इतना ही सिंपल सरल सा मीनिंग है कि S phase होने के बाद meiosis 1 शुरू होगा। 2 प्रोसेसेस होती है, एक meiosis 1, meiosis 2। meiosis 2 मतलब exactly mitosis, कुछ भी फर्क नहीं है। meiosis 2 एकदम mitosis जैसा होता है, sister chromatids अलग होगी और फिर ऐसे 2 हमारे न्यूक्लियस बन जाएंगे। meiosis 1 में सारा गड़बड़ है। देखो, meiosis involves pairing of homologous chromosomes and recombination between non-sister chromatids of homologous chromosomes. अभी ये आपको आगे मैं बताती हूँ कैसे non-sister chromatids की pairing and होती है, वो मैं बताती हूँ, रुको। 4 haploid cells are formed at the end of meiosis 2. 4 haploid cells बनेंगे।
मियोटिक इवेंट्स कैन बी ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग फेजेस। देखो ये फेजेस है। मियोसिस 1 में प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। मियोसिस 2 में प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2। ओके, अभी स्क्रैच से समझते हैं। सुनो, सुनो बोल के मैं बोल ही नहीं रही हूँ, मैं ये बोल रही थी हमने एस फेज तक सब, एस फेज हमने माइटोसिस का पढ़ा। माइटोसिस के एस फेज में जो हमारा डीएनए ऐसा था वो ऐसा हो गया डबल होके, राइट, ये बन गया। ये ऐसे हमारे क्रोमोसोम्स है। एस फेज तक सारी चीजें सेम है, मियोसिस में भी और माइटोसिस में भी। लास्ट टाइम इनके साथ क्या हो रहा था, ये मेटाफेज प्लेट पे ऐसे ऐसे अलाइन हो जा रहे थे और इनको तोड़ दिया जा रहा था, यहां से खींच लिया, यहां से खींच लिया, राइट। तो फिर इधर एक ही पार्ट बचा और इधर भी एक ही पार्ट बचा। इनके साथ ऐसा हो रहा था। मियोसिस में ऐसा नहीं होगा। मियोसिस 1 में इनके साथ ऐसा नहीं होगा। आपको होमोलॉगस क्रोमोसोम्स क्या होता है पता है? देखो, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स आज पूरा लाइक हमारे सेल्स में क्या जेनेटिक होता है वही बता देती हूँ। देखो, ये है मेरा एक सेल, राइट। सेल में है न्यूक्लियस। अभी बाकी सारे ऑर्गेनल से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, न्यूक्लियस के अंदर जाएंगे सीधा। तो सपोज हम न्यूक्लियस के अंदर पहुंच गए, ये पूरा न्यूक्लियस है। अभी इसमें है जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल कैसे होता है, ये है क्रोमोसोम नंबर 1। ऐसे मेरे अंदर 23 पेयर्स है, मतलब सबके अंदर, हर एक सेल के अंदर 23 पेयर्स है। ह्यूमंस में ये 1 पेयर है, ये 2 पेयर है, ये 3, ये 4। मैं ऐसे ड्रॉ कर रही हूँ बिकॉज अभी क्या पूरा मैं स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ करूंगी। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे पूरे 23 पेयर्स है। यहाँ पे 22 और 23 वाला कैसा होता है, एक तो एक्स एक्स होगा, नहीं तो एक्स वाई होगा। एक्स एक्स रहा तो लड़की है, एक्स वाई रहा तो लड़का है। तो मेरी बॉडी में एक्स एक्स है, ओके, शी हर, ओके। अभी देखो, हाँ क्या बोल रही थी मैं, हाँ, ये जो ये हर एक क्रोमोसोम पेयर में क्यों है, 23 पेयर्स क्यों है? ये जो एक है ये मुझे मेरी मम्मा से आया है, ये जो दूसरा है ये मुझे मेरे पापा से आया है, राइट। हर एक क्रोमोसोम मुझे, हर एक क्रोमोसोम में होमोलॉगस क्रोमोसोम्स इसी को बोलते हैं। मेरी मम्मी की बॉडी में जो फर्स्ट वाला क्रोमोसोम है उसका एक मेरी बॉडी में आया और पापा से सेम एक आया, तो ये फर्स्ट वाला क्रोमोसोम है, ओके। ऐसे 23 पेयर्स है। लास्ट वाले में ये जो एक्स है, मुझे मम्मी से भी एक्स आया, पापा से भी एक्स आया, तो मैं गर्ल हूँ। मम्मी से एक्स आया और पापा से वाई आया तो बॉय बन जाता है, ओके। अभी और क्या बोलने वाली थी मैं, हाँ, तो इसको बोलते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। आपका लाइक होमोलॉगस क्रोमोसोम्स का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते क्या है, ओके। अभी देखो ये मैं पूरा इरेज कर रही हूँ, बहुत बेसिक से अच्छे से बताया मैंने अभी। हाँ, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, इसमें क्या होगा, मियोसिस 1 में, मियोसिस 1 में हमारा प्रोफेज 1 है। प्रोफेज 1, हैंडराइटिंग बहुत गंदी है मेरी। प्रोफेज 1 में क्या होगा, ऐसे हमारे पास क्रोमोसोम्स है। अभी एस फेज से हम होके आ रहे हैं प्रोफेज 1 में। ये जो होते हैं ये वाली लाइन पे, ये इधर हमारा सेंट्रो सेंट्रियोल्स, यहाँ से हमारे स्पिंडल फाइबर्स, ये क्रोमोसोम्स 1 और 2। जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है ना, जो पेयर्स में है क्रोमोसोम्स, मैंने आपको बताया मम्मी वाला और पापा वाला, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम्स ऐसे है। मुझ में मेरी मम्मी से एक ही क्रोमोसोम क्यों आया, मम्मी के बॉडी में सपोज एक सेल है, उसमें नंबर 1 पे, मम्मी की बॉडी में 2 सेल्स है ना, नंबर 1 पे ऐसे 2 क्रोमोसोम्स है, तो मुझ में एक क्यों आया उसमें का, ये वाली प्रोसेस की वजह से। ये जो प्रोसेस यहाँ पे मैं बता रही हूँ इसलिए एक आया। यहाँ पे ये जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है, हमें मियोसिस से गैमीट्स बनाने हैं, गैमीट्स बनाने के लिए ये करना पड़ता है। तो जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है वो ऐसे दो तरफ खींच लिए जाएंगे,
प्रोफेज 1 में अभी यहाँ पे भी रिकॉम्बिनेशन और यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन फिर बहुत सारी प्रोसेस होती है, वो प्रोफेज में आपको अच्छे से समझाऊंगी। प्रोफेज बहुत बड़ा फेज है, इसमें बहुत सारी चीजें होती है, रिकॉम्बिनेशन होते हैं, लिंकेज, ये सारी बहुत सारी चीजें, तो वो मैं बताऊंगी आगे। लेकिन प्रोफेज में बेसिकली हो क्या रहा है, आपको पूरा पता चाहिए कि हो क्या रहा है एग्जैक्टली। तो गैमीट्स बनाने के लिए हमें जो पूरा डिप्लॉइड सेट है उसको हैप्लॉइड करना है, तो जितने भी क्रोमोसोम्स है, नंबर 1 उसका एक चाहिए, नंबर 2 उसका एक चाहिए। मेरा पेन गिर गया। तो हमें सबका एक एक चाहिए, राइट। इसीलिए ये प्रोसेस हम कर रहे हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स को सेपरेट कर रहे हैं, इससे हम गैमीट्स बनाएंगे। गैमीट्स में सिर्फ आधा ही पार्ट आएगा, नंबर 1 जो क्रोमोसोम है उसका एक ही वाला क्रोमोसोम आएगा, राइट। ऐसे नाउ अभी देखो देखो, मैं मियोसिस आपको पढ़ के नहीं बताऊंगी, पढ़ने में कोई मीनिंग नहीं है, आप अच्छे से पढ़ेंगे। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ होता क्या है, बिकॉज मैं रीड करूंगी ना कुछ समझ नहीं आने वाला। अभी देखो ये हो गया, फिर तो ये ऐसे जो मेटाफेज प्लेट पे ये अलाइन हुए हैं ना, ये मेटाफेज में होता है, ये प्रोफेज में नहीं हो रहा है। लेकिन मैं आपको बताते बताते मेटाफेज तक चली गई कि हाँ, तो ये जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है वो साथ में आके मेटाफेज पे अलाइन होंगे, कब, मेटाफेज 1 में, राइट। मेटाफेज 1 हुआ कि ये है एनाफेज 1 जहाँ पे दोनों तरफ होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट हो चुके हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स भी सेपरेट हो गए। अभी मियोसिस 2 में क्या होगा, सेपरेट हो गए और वो भी बंद हो जाएंगे वापस। फिर देखो मियोसिस 2 में क्या होता है, ये मियोसिस 1 है, मियोसिस 2 में एग्जैक्टली माइटोसिस जैसी चीजें होंगी, जो हमारे सेपरेट हुए हुए क्रोमोसोम्स है ना, ये ऐसे है अभी, इनको फिर से स्पिंडल से अटैच करके इनको भी हाफ करा दिया जाएगा। तो कैसे बन गया, अभी ऊपर वाला जो एक क्रोमोसोम था इसके दो पार्ट्स हो गए, तो ये ऐसा, फिर नीचे भी एक और, ये ऐसा, ये ऐसा, इसलिए 4 हमारे हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं। अब समझो आपको 4 हैप्लॉइड सेल्स क्यों बनते हैं, इस रीजन से, ओके। देखो अभी हमारा जो प्रोफेज 1 है इसमें 5 स्टेजेस होती है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ये जो 5 स्टेजेस है इस पे इतने ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, पूरा लेसन एक तरफ और ये प्रोफेज 1 वाला पार्ट एक तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पांचों स्टेजेस में क्या हो रहा है आपको पता होना चाहिए। मैं एनसीईआरटी रीड नहीं कर रही हूँ, अभी मैं आपको पांचों स्टेजेस अच्छे से बताती हूँ कि होता क्या है एग्जैक्टली। आज आपको प्रोफेज क्लियर ही हो जाएगा। देखो प्रोफेज 1 मियोसिस का, ओके। देखो प्रोफेज में भी 5 हमारी स्टेजेस है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पकाटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। देखो क्या होता है लेप्टोटीन में, सबसे पहले तो लेप्टोटीन हमारा फर्स्ट है, लेप्टोटीन में जो हमारा क्रोमोसोम्स है वो सब ऐसे खुले पड़े हैं, ये अभी इनका कंडेंसेशन होना स्टार्ट होगा, ओके। ये कंडेंस होंगे, कंडेंस होने के बाद जाइगोटीन में ये कंडेंस हो गए, और कंडेंस होने के बाद हमारे पास क्या होते हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। ये आपको बात याद है, क्योंकि आगे होमोलॉगस क्रोमोसोम्स को ही डिवाइड कराना है ना हमें। मैंने अभी अभी आपको बताया कि मियोसिस 1 में होमोलॉगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं एक साथ रहने वाले, उनको अलग कर दिया जाता है। जाइगोटीन में होमोलॉगस क्रोमोसोम साथ में आ गए, ओके। पैकाइटीन में क्या होता है, देखो पैकाइटीन में ये जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है, वेट यहाँ पे हमें थोड़ा सा डिफरेंट चाहिए होगा, तो इसको हम रेड से बना लेते हैं, ओके। ये हो गए होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। इन दोनों के जो पेयर है ये रिकॉम्बिनेशन होगा, ये वाला जो लेग है और ये वाले लेग में रिकॉम्बिनेशन होगा। तो रिकॉम्बिनेशन किसमें होता है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, ये नॉन सिस्टर है, ये जो एक क्रोमोसोम, एक सेंट्रोमियर पे जुड़ी हुई क्रोमैटिड सिस्टर होती है, ये अलग अलग इस पे जुड़ी है, ये वाली और ये वाली,
तो इसलिए ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हो गई ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ये लाइन है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, ये आपको पता है। ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स है, ये भी आपको पता है। रिकॉम्बिनेशन इन दोनों में होगा। तो हमेशा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। रिकॉम्बिनेशन किसमें होगा बेटा? रिकॉम्बिनेशन किसमें होगा? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, ये बात बिल्कुल भी नहीं भूलना। ओके, नाउ रिकॉम्बिनेशन होता कैसे है देखो। रिकॉम्बिनेशन में ये जो इधर वाला लेग है, मैं फिर से बनाती हूँ, देखो रिकॉम्बिनेशन ये ऐसे, और ऐसे रिकॉम्बिनेशन होता है। ओके, अभी इसमें क्या हो गया, डिप्लोटीन में जाके ये ऐसे है, और ये आपको समझ रहा नहीं है, बट समझ जाएगा। अभी समझो, ये इनका रिकॉम्बिनेशन हो गया, रेड वाला लेग इधर आ गया और ये ऐसे, तो कुछ ना कुछ रिकॉम्बिनेशन होता है, वो आपको डिटेल में इतना समझना नहीं है यहाँ पे, लेकिन हाँ, तो ये ऐसे हुआ। अभी यहाँ पे एक एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, ये एक्स हो गया, एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर। रिकॉम्बिनेशन होने के बाद इसको बोलते हैं कियास्मेटा बोलते हैं शायद, पता नहीं मुझे प्रोनाउंसिएशन, बट हाँ कियास्मेटा बोलते हैं। ये कियास्मेटा कौन से स्टेज पे बनता है? डिप्लोटिन, ये बात याद रखना। ओके, अभी डायकाइनेसिस में ये जो हमारा कियास्मेटा नाम का स्ट्रक्चर है ये खत्म हो जाता है। ओके, तो ये कियास्मेटा का एंड होता है डायकाइनेसिस में, ये क्वेश्चन पूछा गया है तो याद रखो। कियास्मेटा का एंड कब होता है? डायकाइनेसिस में। अभी हमारे पास क्या है? अभी हमारे पास ये क्रोमोसोम्स है। ओके, मिल गए हमें हमारे दो क्रोमोसोम्स। अभी ये क्रोमोसोम्स भी आगे, अभी तो हम प्रोफेज पे ही है, प्रोफेज 1। मेटाफेज में इनके साथ क्या होगा, ये वाला सेल लेके आगे वाली स्लाइड पे चलते हैं। ये रहा हमारा सेल, ये रहे हमारे क्रोमोसोम्स। रिकॉम्बिनेशन हो गया। अभी इनको, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है, इनको डिवाइड करना है, इनको दूर भेजना है, ये होएगा हमारा मेटाफेज। मेटाफेज में ये जो सेल है, इस पे, ये वाली लाइनिंग पे दोनों क्रोमोसोम्स को बैठना पड़ेगा। अभी देखो मैं ड्रॉ नहीं कर रही हूँ बिकॉज आपको बहुत टाइम पास होगा, मैं क्या ड्रॉ करूँ, ये दोनों क्रोमोसोम्स को ऐसे लाइन पे लगा दूं यहाँ पे, ये ऐसे इधर एक, कलर से ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, बहुत टाइम पास होगा, और ये ऐसे इधर एक। ओके, यही दोनों क्रोमोसोम्स को, और इन दोनों को अलग कर दिया जाता है, इन दोनों को अलग करा दिया होमोलॉगस क्रोमोसोम्स को। तो मियोसिस 1 में वो ही है पूरा कि होमोलॉगस क्रोमोसोम्स को अलग करा दो। फिर मेटाफेज में देखा कि लाइन पे अरेंज हो गए, एनाफेज में अलग हो गए, टीलोफेज हो गया। अभी हम आगे बढ़ेंगे मियोसिस 2 पे। ओके, तो देखो मियोसिस 2 में क्या होता है। मियोसिस 2, हमारे पास अभी वो दो हमारे होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं जिनको अलग करा दिया हमने, उनके साथ क्या होता है देखो, इधर उनको अलग करा दिया। अभी उनमें से एक ही लेंगे हम, ऑब्वियसली अलग करा दिया है तो ये वाला जिसमें 3 लेग्स ग्रीन थे, इसको भी मियोसिस में, मियोसिस 2 एकदम माइटोसिस जैसा है, इसको भी हम यहाँ पे अरेंज कराएंगे मेटाफेज प्लेट पे, मेटाफेज में। और इसकी जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है, ये वाली जो ये सिस्टर क्रोमैटिड्स होती है, ये एक और ये एक, सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग हो जाएंगी, सेंट्रोमियर डिवाइड करेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको पता होना चाहिए। सेंट्रोमियर कब डिवाइड करता है मियोसिस में? मियोसिस 1 में नहीं, मियोसिस 2 में सेंट्रोमियर डिवाइड करता है।
कब? मियोसिस 2 में। ये बात याद रखो, सेंट्रोमियर कब डिवाइड करता है? मियोसिस 2 में। और होमोलॉगस क्रोमोसोम्स कब अलग होते हैं? मियोसिस 1 में। तो अभी ये मेरे साथ रिवाइज कर लो। सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स मियोसिस 1, डिविजन ऑफ सेंट्रोमियर मियोसिस 2। ओके, नाउ हाँ तो वही अभी है ना, ये सिस्टर क्रोमैटिड्स को भी अलग करा दिया जाएगा, फिर ये ऐसे रह जाएंगे। ये भी ऐसे अलग अलग हो जाएंगे। ये एक बन गया, ये एक बन गया, और वो जो हमारे पास दूसरा वाला बचा था उसके साथ क्या हुआ देखते हैं। ये एक बन गया, ये एक बन गया। ये वाली जो प्रोसेस जो मैंने आपको एक वाले के साथ करके बताई इन दोनों में से, ये जो दो थे हमारे पास, इसमें से मैंने इसके साथ वो प्रोसेस करके बताई जिसमें 3 आर्म्स ग्रीन है। सेम प्रोसेस होती है जिसमें 3 आर्म्स रेड है, इसके भी साथ सेम प्रोसेस होती है। और चारों सिस्टर जो क्रोमैटिड्स है वो अलग अलग होके ऐसे 4 हैप्लॉइड सेट्स बनते हैं। समझी बात? तो ये है पूरा मियोसिस। नाउ थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। ये देखो, स्टेजेस ऑफ मियोसिस 1। मियोसिस 1 में क्या हुआ? सबसे पहले तो प्रोफेज, होमोलॉगस क्रोमोसोम साथ में है। मेटाफेज में ये होमोलॉगस क्रोमोसोम्स ऐसे साथ में इक्वेटर पे आए, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स को अलग करा दिया गया एनाफेज 1 में, और ऐसे 2 सेल्स बन गए, 2 सेल्स बन गए। इन 2 सेल्स में आगे उनके साथ क्या हुआ? इन 2 सेल्स में प्रोफेज 2 देखो, ये दोनों सेल्स को वापस इस पे अरेंज करा दिया गया मेटाफेज प्लेट पे, उन दोनों को फिर से अलग कराया गया, और ये बार इनके जो सेंट्रोमियर्स है वो टूटे हैं। मियोसिस 2 में सेंट्रोमियर्स टूटे हैं जैसे माइटोसिस में टूटते थे, तो ये अलग अलग हो गए, और ये 4 हमारे पास हैप्लॉइड सेल्स बच गए। और इनके पास ऐसे दो दो क्रोमोसोम्स इसलिए दिख रहे हैं बिकॉज इन्होंने एग्जाम्पल में भी 2 क्रोमोसोम्स लिए। मैंने एग्जाम्पल में एक ही क्रोमोसोम लिया था, इसलिए मेरे लास्ट वाले एंड सेल में एक ही क्रोमोसोम आ रहा था। देखो ये लेसन तो यहाँ पे हो गया। मैंने लास्ट में एनसीईआरटी रीड नहीं की बिकॉज मीनिंग ही नहीं है, आपको कुछ भी नहीं समझेगा अगर मैं एनसीईआरटी रीड करूँ तो, बिकॉज बहुत कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में लिखा है। आपने वीडियो देखी, आपको चीजें समझी, आपको कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है। आप जब समझ जाते हो ना तब आप रीड करोगे तो आपको खुद को समझ आ जाएगा। जब कोई और रीड करता है ना, यू आर नॉट प्रोएक्टिव। जब आप खुद रीड करते हो तब आप प्रोएक्टिव होते हो, आपका दिमाग काम कर रहा होता है। खुद रीड करो, और सारी चीजें मैंने समझाई है, पूरा की पूरा मैंने मियोसिस समझाया है, तो आपको रीड करने के बाद कोई भी डाउट नहीं रहेगा, रहा तो कमेंट्स में डाल दो डाउट। और मैं ये बोल रही थी कि इस लेसन के लिए मैंने जैसे पहले भी मेंशन किया, वीडियोस देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू रीडिंग। वीडियो लेक्चर जो वे में आपको हेल्प करता है ना पूरी चीजें इमेजिन कराने में, तो वो ये वाले लेसन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट्स इट, चलो थैंक यू, बाय बाय।